बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है हम रियलिटी बाइट्स विद डॉक्टर मीर सादात पे। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी। बलूचिस्तान के बयानिए के हवाले से हमने बात की थी कि बलूचिस्तान में जो एक बयानिया चल रहा है, उस बयानियों को हमें चेंज करना क्यों ज़रूरी है और कौन सा बयानिया हमें लाना चाहिए। और उसी वीडियो में हमने ये बात आपसे की थी कि हम अगली दफ़ा आपको बलूचिस्तान के हवाले से कुछ और फैक्टर्स बताएँगे, कुछ और फैक्ट्स बताएँगे और जो कि बड़े ज़रूरी हैं बलूचिस्तान के मसले के बेहतरी की तरफ। तो आज की वीडियो जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बात करने लगे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे पेचीदा और सबसे संजीदा मसला जो है, जो कि वैसे हम ये समझते हैं कि जी वो दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज़्म है और उस चीज़ की वजह से बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। लेकिन इसके पस-ए-मंज़र में एक और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि अंसर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको जानबूझ के या सोच समझ के वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है करप्शन का। और आज की वीडियो में हम अ, करप्शन की दास्तानें नहीं सुनाएँगे, बल्कि हम आज की वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो करप्शन है, इस करप्शन की वजह से बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो गुर्बत फैली हुई है, जो भी मसले-मसाइल बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं, ये सारे मसले-मसाइल जो हैं, वो करप्शन की वजह से हैं। और क्यों वो करप्शन की वजह से और कैसे वो करप्शन की वजह से हैं, इस वीडियो में हम उस हवाले से बात करेंगे। और मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि आप अगर इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे, तो कल को आप अगर लोगों के बीच में बैठे होंगे और वहाँ पे जब वही पुरानी घिसी-पिटी बातें होंगी कि जी बलूचिस्तान में तो मसला हल हो जाएगा जब आप बलूचिस्तान में तालीम ले आएँ। बलूचिस्तान में मसला हल हो जाएगा जब आप बलूचिस्तान में तरक्की लेके आएँ। बलूचिस्तान में मसला हल हो जाएगा जब आप वहाँ के लोगों को उनकी रिप्रेज़ेंटेशन दे दें। तो वो जब ये बातें करेंगे, क्योंकि हम ये बातें 1973 से जब से बलूचिस्तान एक सूबा बना है, तब से हम ये सारी बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आखिर ख़ां कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई। आप ये सोचें कि जब से बलूचिस्तान एक सूबा बना है, आज तक बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ़ मैं आपको तरक्कियात के मद में बता रहा हूँ कि 50 साल के अंदर, आगे की तो अभी तक वो रिसर्च नहीं हुई, लेकिन 50 साल के अंदर जो एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक बलूचिस्तान में अभी तक 7,000 अरब रुपए तरक्कियाती कामों के मद में आए हैं। लेकिन इतने पैसे आने के बावजूद, इतने साल गुज़रने के बावजूद, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक अर्बन सेंटर है जिसे हम क्वेटा कहते हैं और वो क्वेटा का भी जो हाल है वो आप सबके सामने है। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है इसके हवाले से बात करेंगे। तो बलूचिस्तान की अगर हमने सिक्योरिटी डायनामिक्स को देखना है, तो उससे पहले सबसे पहले हमने बलूचिस्तान का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमने हमें उस एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, अक्सर क्योंकि मैं जब भी एक्स के ऊपर कोई एक पोस्ट डालता हूँ, मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करता हूँ। अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो बलूचिस्तान से बाहर के हैं, क्योंकि मेरे सारी एजुकेशन खुद बलूचिस्तान से बाहर की रही हुई है। अक्सर पंजाब के दोस्त हैं मेरे, तो वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी ये मसले तो हमारे पूरे पाकिस्तान में, आप बलूचिस्तान की क्यों बात करते हो? तो मैं उन्हें कहता हूँ जी पंजाब के लिए, सिंध के लिए, वहाँ के लिए लोग अपनी बातें कर भी रहे हैं। वहाँ के बहुत से माशाल्लाह बड़े मशहूर लोग हैं जिनको ज़्यादा टाइम मिलता है, टीवी पे भी आके बैठ जाते हैं बाकी जगहों पे। हम बलूचिस्तान वालों को इतना वो मौका नहीं मिलता, तो इस वजह से मेरा फ़ोकस ज़्यादा बलूचिस्तान पे, और फिर मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ जब एक सेहतमंद बच्चा जो है उसको जब एक बीमारी लग जाती है, उसको बुखार हो जाता है, तो उसके लिए वो इतना खतरा नहीं होता, जितना एक बच्चा जो पहले से ही अंडर नरिश्ड है, जिसको खाना नहीं मिला, उसकी निगहदाश्त सही तरीके से नहीं हुई, उसको अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाए या कुछ वो हो जाए, तो उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से हम अगर बलूचिस्तान की बात करें, आप बलूचिस्तान के अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को देखें, बलूचिस्तान के इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा और उनके बारे में सुन के आपको फिर खुद एक सिचुएशन समझ लग जाएगी कि बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन किस तरह है। बलूचिस्तान में मिसमैनेजमेंट है,
मतलब ये आप पब्लिक सेक्टर ले लें, प्राइवेट सेक्टर ले लें, यहाँ पे मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ही देखें कि हमें अभी तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए, हमने यहाँ पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक डिपार्टमेंट खोला और उसके थ्रू हमने कोशिश की कि जी हम बलूचिस्तान की सफाई के लिए हम उनको देंगे प्राइवेट सेक्टर को कि वो बलूचिस्तान की सफाई करे। एक दफा प्राइवेट सेक्टर को बलूचिस्तान की सफाई की तरफ हम ले आए, लेकिन उसके बाद हमें फिर याद है कि नहीं जी बलूचिस्तान की सफाई, क्वेटा की सफाई, सॉरी क्वेटा की सफाई वो मैनेज नहीं हो पा रही। फिर हमने क्या कर दिया, हमने लेके पीडीएम में को 2 अरब रुपए दे दिए कि जी आप बलूचिस्तान को क्वेटा को साफ करो। और वो 2 अरब रुपए खर्च भी हो गए। उसके बाद भी आप आज भी जाएं क्वेटा की सड़कों पे, एक बारिश की मार है, मिस मैनेजमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन है। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि जहां पे जो पैसा जिस तरीके से लगना चाहिए वो लगता नहीं है। अब आप आज भी बलूचिस्तान के अगर पीएसटीपी को उठा के देख लें तो 5 से 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पे 80% बलूचिस्तान की पीएसटीपी लगी होगी। बाकी आपके 28-27 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे पीएसटीपी जो है वो सिर्फ 20% होगी। ये जो एक मिस अप्रोप्रिएशन है इसकी वजह से भी बड़े मसले आ रहे हैं। वीक गवर्नेंस इसका हम सबको पता है, बलूचिस्तान में क्या हाल है इधर गवर्नेंस का। यहाँ पे आपके कोई भी एक सेक्रेटरी हो जाए, कोई भी आपका कोई भी बंदा हो, वो 6 महीने से ज्यादा तो अपनी पोस्ट पे वैसे ही नहीं रह सकता। या तो उससे कोई साहिब इख्तियार या कोई भी ताकतवर इंसान नाराज हो जाता है, उसको वो चेंज कर देते हैं, या कोई और पैसे दे के या ज्यादा अच्छे ऑफर दे के वो उसकी जगह पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नेंस का कोई वो है ही नहीं। उसके बाद एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। 2013 में हमने बलूचिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की थी और 2013 से आज अगर आप देख लें 12 साल तकरीबन गुजर गए हमारे। और इस 12 साल के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पोस्ट स्कूल्स भी बढ़ गए, बाकी चीजें भी बढ़ गई हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में पॉवर्टी रोज पर रोज बढ़ रही है। बलूचिस्तान में हेल्थ के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाकी स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ लोगों को हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाइयां नहीं है। अभी रिसेंटली हमें पता लगा है कि जी 80 से 90 करोड़ की बलूचिस्तान की जो दवाइयां, जो सरकारी अस्पताल की दवाइयां थी, वो माशाल्लाह से अफगानिस्तान में जाके बिकी हैं। और ये अभी क्लेम है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो के आया ये क्लेम दुरुस्त है या गलत है। तो उसके बाद बलूचिस्तान में सेक्टेरियनिज्म का भी इशू है। फिर बलूचिस्तान के अंदर सब नेशनलिज्म का इशू है। फिर बलूचिस्तान के अंदर लासानी बुनियाद पे बहुत ज्यादा लोगों में जो है तफर्रुआत पैदा किए जा रहे हैं। और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, उसका भी काफी बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में आप अगर देखेंगे ना, पूरे पाकिस्तान में आपको सिर्फ एक एक्सट्रीमिज्म नजर नजर आएगी। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये आप देखें, ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा इश्यूज ये बलूचिस्तान के अंदर हैं। और हम फिर आपको कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि हम जब बलूचिस्तान के सोशल इशू को इसी वीडियो में आके डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं 73 से लेकर अभी तक। 70 में सूबा बना, 73 में जाके फिर हुकूमत आई, फिर उसके बाद आगे जो स्टोरी हुई हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हम आपको उसमें कुछ सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। ये सब करप्शन की मार है, करप्शन की वजह से ये सब हो रहा है। अगर करप्शन को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो खुद शुरू हो जाएंगी। बलूचिस्तान में टेररिज्म हो, पॉवर्टी हो, गवर्नेंस हो और जो उनसे इश्यूज हो, वो सब करप्शन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहे हैं। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि करप्शन जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं बलूचिस्तान में, उनमें करप्शन किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम इस हवाले से अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जो पॉलिटिक्स बलूचिस्तान में हो रहा है, वो पॉलिटिक्स के अंदर क्या करप्शन का किरदार है, करप्शन किस तरीके से उस पॉलिटिक्स को भी खराब कर रहा है और वो पॉलिटिक्स में किस तरीके की करप्शन हो रही है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी, आपको एक बात समझनी चाहिए, पॉलिटिक्स का हाल पूरे पाकिस्तान में बहुत बुरा है, लेकिन बलूचिस्तान में आके वो और ज्यादा खराब हो जाता है और ज्यादा फिर क्रिटिकल भी है हमारे लिए, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत फ्रजाइल है। बलूचिस्तान ज्यादा वनरेबल है कंपेयर टू पंजाब, कंपेयर टू सिंध, कंपेयर टू केपी। तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा वो है। अब बलूचिस्तान में अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के हवाले से,
तो उसमें सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि बलूचिस्तान के अंदर एक तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका स्टेक बहुत कम है। मतलब आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे पूरे बलूचिस्तान की जितने नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, आपके पंजाब के सिर्फ एक आपका जो फैसलाबाद का जो आपका डिवीजन है, फैसलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के नेशनल असेंबली की सीट्स पूरे बलूचिस्तान की सीट से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो नेशनल लेवल पे जो स्टेक है बलूचिस्तान का वो वही है जो पंजाब के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे बलूचिस्तान का वो है। तो इसकी वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर इतना वो ज्यादा इंटरेस्ट वो लेते नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं लेते तो यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो एक बिहेवियर को लेके चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल क्लाइंटेलिज्म। अब पॉलिटिकल क्लाइंटेलिज्म क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल क्लाइंटेलिज्म एक ऐसा बिहेवियर है या एक ऐसा स्कीम है कि जिसमें जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं कि जो आपके तरक्याती मंसूबे जो कि दर हकीकत किसी भी एक इलाके की तरक्की के लिए जरूरी होते हैं, वो उन्हीं मंसूबों को अपने खुश जो उनके मतलब करीबी दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, उनको वो मंसूबे वो देते हैं। ठीक है। उनको वो मंसूबे दिए जाते हैं इस वजह से नहीं कि उनके इलाके में तरक्की हो, इस वजह से ताकि उन लोगों की तरक्की हो। और वो जो भी, जैसे हमने एक बात नहीं की कि 7,000 अरब रुपए आए हैं और उनके आने के बावजूद भी बलूचिस्तान का ये हाल है, उसकी एक वजह यही है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने करीबी साथियों को प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर जो है करप्शन करते हैं, इंतहा के लेवल की पैसे बनाते हैं, फिर उन्हीं पैसों में वो उन सियासतदानों को भी हिस्सा दे देते हैं। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल जो क्लाइंटेलिज्म हो रही है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पे एक पूरा एक आपको पता है एक नेक्सिस एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें कुछ सरकारी अफसर हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ कबायली माइतीन हैं, कुछ और खास किस्म के लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं। ये सारे आपस में मिलके इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो मर्जी इस्लाहात हुकूमत लेके आती है, उनको फिर भी ये पता है कि जी हमने किस तरीके से इनको बाईपास करते हुए जो भी प्रोजेक्ट है वो अपने पसंद के लोगों को अपने फायदे के लिए देना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। आपका PC1 है, PC2, PC3, PC4, PC5 होते हैं। ये 5 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू से आखिर तक के पूरे रिकॉर्ड को रखते हैं। लेकिन आपके बलूचिस्तान के अंदर PC1 ज्यादा से ज्यादा PC2, उससे आगे कभी कोई जाता ही नहीं है। यहाँ पे सारा इंटरेस्ट कोई भी एक पॉलिटिशियन होगा, कोई भी एक बंदा होगा, कोई भी एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है इसके स्टार्टिंग में जिस ठेकेदार को वो प्रोजेक्ट मिलता है वो एक्सेप्टेंस के पैसे जो इनको दे देता है, वो पॉलिटिशियन हो जाए, वो एक्सीएन हो जाए, वो डीसी हो जाए, जो कोई हो जाए, उनको जब पैसे मिल जाते हैं उसके बाद उस प्रोजेक्ट की क्या क्वालिटी, उसकी क्या टाइमिंग, उसमें क्या काम होता है या नहीं होता, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। उनका इंटरेस्ट ही सिर्फ यही होता है कि जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट के पैसे आते जाते हैं वो ठेकेदार को उसकी पेमेंट करते हैं, वो ठेकेदार उसका एक हिस्सा जो है वो इनको दे देते हैं। कभी भी ड्यूरेशन को नहीं देखा जाता, मटेरियल को नहीं देखा जाता, टाइम को नहीं देखा जाता, किसी चीज को भी नहीं देखा जाता है। सिर्फ एक्सेप्टेंस, फिर जब जब पैसे आते हैं उनका सिर्फ इसी चीज के ऊपर उनके सारी फोकस होती है। और अब हो क्या रहा है कि इस पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म के पीछे हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ये जो ठेकेदार हैं, ये जो बाकी इलीट है, वो पाकिस्तान के रिसोर्सेस को दिन ब दिन खाते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के रिसोर्सेस को, बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को वो खा रहे हैं, वो उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता है कि जी आप सिर्फ पाकिस्तान के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, पाकिस्तान को आप जितना मर्जी नुकसान पहुंचाए हमें कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है। और हमारे पॉलिटिशियंस भी ये चीज सीखे हैं कि जी हमने कैसे जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो यहाँ की अशरफिया है, जो यहाँ की एलीट है, उनको खुश कैसे करना है। बस पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगा दो, अपनी गाड़ी पे लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। कोई भी जब वाकया हो जाए इंडिया को गालियां दे दो, उसकी मजम्मत कर दो, बस
फिर आप बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज खा लो, अरबों रुपए खा लिए, सब कुछ कर लिया है, वही लोग बैठे हुए हैं असेंबलियों में भी, लेकिन कोई मसला नहीं हमारे यहाँ पे। फिर इसी वजह से अक्सर लोग जो ये बात करते हैं ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये नौजवान क्यों जा रहा है, जी ये पहाड़ों में क्यों जा रहा है, ये वहां। भाई ये वही नौजवान है जिन लोगों ने इन लोगों को देखा हुआ है, ये जो यही नौजवान है इनके घर वाले हैं, उन्होंने देखा हुआ है। हमारे असेंबली में अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक जमाने में मैं खुद जानता हूं, वो लोग जो है जो एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसों के लिए हमारे बड़ों के पास आते थे कि जी हमारे मोटरसाइकिल के या पेट्रोल के पैसे दे दें। आज उनके एक दिन के सिर्फ गाड़ी के जो पेट्रोल का खर्चा है 5 लाख से ऊपर है, एक दिन का गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा। इस तरीके के एक पॉलिटिशियन नहीं है आपकी असेंबली में, भरे पड़े हुए इस तरीके के पॉलिटिशियन जिनके पास पहले खाने को 1 रुपया नहीं था, आज वो अरबपति बन गए। चलो ठीक है, वो बन गए, उनकी किस्मत है, जो कुछ है। लेकिन आप उनसे ये पूछें जी आपने इसके बदले बलूचिस्तान को दिया क्या, बलूचिस्तान के अवाम को दिया क्या। हम जब ये उनसे पूछा नहीं जाता और उनको एक खुली छूट दे दी जाती है, तो उसकी वजह से फिर यूथ जो है उसका पॉलिटिक्स से जब उठ जाएगा यकीन, तो फिर वो कहां से मेन स्ट्रीम में आना पसंद करेगा। वो तो फिर कहेगा जी पॉलिटिक्स को छोड़ो, फिर मैं भी जाके करप्शन करूं, मैं भी जाके लूटमार करूं, या मैं भी जाके वायलेंस करूं। तो इसी वजह से जो हमारी यूथ है, हमारी यूथ का बिल्कुल यकीन पॉलिटिक्स से उठा हुआ है। वो बिलीव ही नहीं करते कि जी एक मौजूद तरीके से एक में बैठ के बात करने से मसले हल हो सकते हैं। वो यहाँ पे यही कहते हैं, वो कहते हैं जी मसले सारे बनाते ही वही लोग हैं जिन्होंने मसले हल करने, ये यही पॉलिटिशियन जिन्होंने हमारे मसले हल करने, हमारे लिए मसले ही यही बनाते हैं। जो फंड हमारे पास लगने चाहिए वो वही फंडों के थ्रू अपने लिए प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अपने लिए फैक्ट्रियां बनाते हैं, अपने लिए चीजें बनाते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। ये करप्शन है, इस करप्शन की वजह से पॉलिटिक्स का ये हाल हो गया कि आज की अवाम जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ ना देखते हैं, ना उन पे उनका कोई बिलीव है। अब हम दूसरे फैक्टर पे अगर आज आ जाए, सोशल फैक्टर, कि सोशली करप्शन ने बलूचिस्तान का क्या हाल किया हुआ है। आप अगर देखें बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, वो सिक्योरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, ह्यूमन सिक्योरिटी वो तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें बलूचिस्तान इज द हाईएस्ट इनसिक्योर रीजन। वो फिर जैसे मैंने पहले बात नहीं की, हमारी दवाइयां अफगानिस्तान जाए, इसी तरह हमारे लाइफ स्टॉक अफगानिस्तान चला जाता है। हमारे यहाँ पे हम मंगवाते हैं, जो गंदम हम मंगवाते हैं वो गंदम हमारे यहाँ से स्मगल होके सारा अफगानिस्तान चला जाता है। हमारी खाने की बाकी चीजें वहां पे चली जाती हैं। हमारे यहाँ पे बेचारे जो बलूचिस्तान के अपने रहने वाले लोग हैं, उनको खाने मिलता नहीं है। लोग अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो इतना महंगा हो जाता है कि उनके अफोर्डेबिलिटी से चीजें निकल जाती है खाने की। आप अगर एक इंडेक्स है जो कि हमने बनाया, उसे हम कहते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके अंदर 4-5 फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करके एक आपकी रेटिंग दी जाती है पॉवर्टी की। उसमें परसेंटेज जितना हायर है, इसका मतलब इतनी ज्यादा गुर्बत है उस सूबे में या उस इलाके में। अब आप अगर पाकिस्तान के मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 37% है पुअर लोग, ठीक है। लेकिन आप अगर बलूचिस्तान में इसी फैक्टर को अगर आप देखें, तो बलूचिस्तान के अंदर आपके 71% टू 85% तक लोग पॉवर्टी में रहते हैं। आप ये देख रहे हैं गैप, कितना बड़ा गैप है। कहां 37% और कहां 85% पॉवर्टी लेवल, जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसमें सिर्फ गुर्बत को नहीं देखा जाता है, पानी के एक्सेस को देखा जाता है, बिजली के एक्सेस को देखा जाता है, स्कूल, सेहत के सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो इन सब में 85% तक भी इलाके हैं जिनमें 85% लोग जो हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। हमारा जो बलूचिस्तान में जो गरीब हैं, उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान के बाकी गरीबों से डबल है। अगर कहीं और एक गरीब है, ठीक है, तो बलूचिस्तान में उसके मुकाबले में 2 गरीब हैं। इतनी मतलब गुर्बत जो है वो ज्यादा है। आप अगर बलूचिस्तान के जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखें, मैं 1973 से जब से ये सूबा बना है, सिर्फ 2000 तक आपको बता रहा हूं, पहले सिर्फ
0.2% हमारे जीडीपी ने ग्रो किया है। मतलब ग्रॉस जीडीपी का मतलब कि आप अपने इलाके के अंदर जो चीजें बना सकते हैं, जिनसे आप अपनी कमाई कर सकते हैं, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, 0.2% सिर्फ उसमें ग्रोथ आया 73 से 2000 तक। उसके बाद क्योंकि इसके हवाले से कोई रिसर्च नहीं हुई, वो डाटा नहीं है, मैं आपको जो भी डाटा बता रहा हूं, जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, इट इज ऑल रिसर्च बैक। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो बाकी जो प्रोविंस है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के बीच में जो जीडीपी का गैप है, वो सन 2000 तक 26% था। लेकिन 2000 से 2015 तक इसको कम होना चाहिए था, क्योंकि ये वो दौर है जब मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के फंड बलूचिस्तान को देना शुरू किए। उसके बाद जब जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने आगाज हकूक बलूचिस्तान शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने यहाँ पे सीपैक शुरू किया। ये सब चीजें शुरू करने के बावजूद आप ये बात अपने जहन में रखें कि वो जो एक जीडीपी गैप हमारा जो बाकी प्रोविंसेस से जो 26% से उसको कम होना चाहिए था, वो 26% से बढ़ के 45% पे चला गया। अब ये क्यों हुआ? अब जाहिर ही बात है, ये सारा वो दौर है जिसमें हमने एनएफसी अवार्ड को रिवाइज कराया, सूबों को एनएफसी में पैसे ज्यादा मिलना शुरू हो गए और बाकी और रिसोर्सेज पे उनके अपने वो आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया बलूचिस्तान के अंदर। उसके बावजूद भी लेकिन आप अगर हमारी जीडीपी को देखेंगे, तो हमारी जो जीडीपी है उसका गैप बाकियों से, जो कि पहले 26% था, वो अब 45% पे आ गया। ये सोशल फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, करप्शन की वजह से जो इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस वो आया है, जो आ रहा है। इस साल अभी बलूचिस्तान कह रहा है कि जी मैंने 1 खरब का अपना एक बजट दिया है, 1 खरब रुपए का बजट दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हाल है वो आपके आपके सामने है। इन सारे उसके बावजूद आज भी सिर्फ एक अर्बन सेंटर है, वो क्वेटा है, दूसरा तुर्बत थोड़ा सा है, बाकी तो कोई हाल ही नहीं है। अब हम अगर आ जाते हैं रिसोर्सेज की तरफ, अब आप देखें हमेशा से बलूचिस्तान के अंदर हम यही सुनते आ रहे हैं, कभी भी कोई एक प्रोजेक्ट ले आते हैं, कभी भी कोई एक मंसूबा ले आते हैं, उसको ला के हमारे सामने रख देते हैं और हमें कह देते हैं कि जी दिस इज द गेम चेंजर फॉर बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान की लोगों की तकदीर बदल देगा। और बिल्कुल वो तकदीर बदल सकता है। हमें पहले, हम जब छोटे थे, हमें सैंडक का मंसूबा पहले हमारे हाथ में दिया गया। उसके बाद सैंडक के मंसूबे को जब एक टाइम गुजर गया, उसके बाद सीपैक को हमारे हाथ में दिया गया। जब सीपैक गुजर गया, उसके बाद रेकोटिक को हमारे हाथ में दिया गया। तो अब इन सारों से भी हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा? अगेन बात वही आ जाती है, करप्शन की वजह से। आपको पता है कि मतलब मैं तो वो बात ही नहीं करूंगा कि बलूचिस्तान में कितने मिनरल, कितने रिसोर्सेज, कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। आप अगर रेकोटिक, सॉरी, सैंतक का अगर आप मंसूबा ले लें, तो सैंतक के मंसूबे में सिर्फ एक खानदान जो है, मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, एक खानदान, उसके बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई थी एक जरीदे में, पाकिस्तान के बड़े मशहूर जरीदा है डॉन न्यूज। उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसमें एक एक चीज, सॉरी वो डॉन में नहीं शाया हुई थी, वो डॉन के रिपोर्टर थे, उन्होंने एक और जरीदे में ये रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें उन्होंने शुरू से आखिर तक बताया कि सैंतक के मंसूबे से कैसे एक खानदान जो है वो अरबपति बन गया, और वो आज तक वो लोग अरबपति हैं। लेकिन सैंतक और उसके इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं, उनके पास अभी तक पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं है। इतनी बड़ी करप्शन है। आप अगर हम रेकोटिक के ऊपर आ जाते हैं, रेकोटिक का हमें कहा जा रहा है कि जी रेकोटिक जब आएगा, रेकोटिक शुरू होगा, रेकोटिक से बड़ा फायदा होगा बलूचिस्तान को। मतलब अब उसमें मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूं, तो मैं एक बात करता हूं, मैं कहता हूं जी रेकोटिक का मंसूबा अगर आप उठा के देखें ना, रेकोटिक के मंसूबे में लिखा हुआ है कि जी जो कॉपर है और जो आपका गोल्ड है, इसमें जो बैरेक गोल्ड कंपनी है, वो जब उसको इससे जो भी फायदा लेगी, उसका 50% वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगी, जिसमें से
10% डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलेगी और 15% एक ऐसी माइनिंग कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की होगी, जो उसमें उसके साथ शराकतदारी करेगी, 15% वो उसको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक लकूना है, एक जो इसमें मसला है, वो मसला ये है कि हमने सिर्फ कॉपर और गोल्ड के ऊपर हमने ये एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब उसके अलावा रेकोटिक में जो भी मादनियात निकलेंगे, अभी आपको पता है दुनिया की सारी गेम ही जो है वो रियर अर्थ मिनरल्स की गेम है। ठीक है, और रेकोटिक में वो बहुत सारे पड़े हुए हैं, बेरियम पड़ा हुआ है, क्रोमाइट पड़ा हुआ है और बहुत से वो, अगर आप जाके नेट पे खुद सर्च करें ना, हमारे जो एटॉमिक वो डॉक्टर समर मुबारक की जो वो है एजेंसी है, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने बताया था 37 मुख्तलिफ किस्म के रियर अर्थ मिनरल्स हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि हमें सिर्फ गोल्ड और कॉपर मिल रहा है, बाकी जितने मिनरल्स निकलेंगे उन सब की जो मिल्कियत है, उन सब का जो फायदा है, वो सारा बैरिक गोल्ड हो जाएगा और हमारे पाकिस्तान को उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो हम कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के साथ। इसी रिसोर्सेज के थ्रू हम फिर एक करप्शन कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा करप्शन कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक और फैक्टर जिसे कि ह्यूमन सिक्योरिटी का फैक्टर कहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी का फैक्टर कहते हैं। आप देखें, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं हम, सिर्फ ये 1 महीने की बात करते हैं। इस 1 महीने के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हमारे 4 मेजर साहब जो हैं, मेजर साहिबान, वो शहीद हुए हैं। ठीक है, आप एक बात समझें, आप अगर ये चारों मेजर साहिबान जो हैं, ये अगर अपनी पूरी जिंदगी में जितनी इनको तनख्वाह मिलनी थी, आप इनकी सारी तनख्वाहें इकट्ठे कर लें, इनके साथ जो बाकी जितने लोग शहीद हुए हैं पिछले 1 महीने में नहीं, आप पिछले 1 साल के सारे लोग ले लें, वो आपके जितने लोग शहीद हुए हैं, आप उन सारे लोगों की भी तनख्वाहें मिला दें, आप वो भी एक साथ कर दें, उससे ज्यादा पैसा 1 साल के अंदर हम सिर्फ हमारे एक एमपीए को देते हैं, जो कि उनको खा ले, जला दे, जो मर्जी कर दे प्रोजेक्ट के थ्रू, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। कितना बड़ा ये जुल्म है। वो जो मेजर है, वो जो सिपाही है, वो अपनी ड्यूटी पे एक दिन नहीं आएगा, उसकी अगले दिन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। वो शहीद होके चले जाते हैं, उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं, वो सारी जिंदगी जो है बाप के साय से महरूम हो जाते हैं, उनके ऊपर हमारी इतनी सख्ती है। लेकिन यही जितने भी ये लोग हैं जो इस पीएसटीपी के थ्रू सालाना इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, हर साल इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं और ये उनको खा लेते हैं। आपका एक एमपीए अगर वो अपने 50 साल में, 5 साल में वो जितना कमा लेता है, उतना आप अगर हमारे 10 क्या 20 क्या हमारे 40 मेजरान की भी आप अगर सारी जिंदगी की तनख्वाहें भी एक साथ कर लें, तो वो उनको भी इतना पैसा नहीं मिलता। पूरे बलूचिस्तान में जितने आपके मेजर तैनात हैं, उनको भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना ये हमारे पॉलिटिशियंस या जो एमपीएज हैं या बाकी नॉन एमपीएज को भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको हम अरबपति बना देते हैं। बहुत से मैं आपको नॉन एमपीएज हैं, उनके नाम इधर तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि पर्सनल अटैक हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे नॉन एमपीएस हैं जो अरबपति बन गए इन्हीं प्रोजेक्ट्स के पीछे, इन्हीं पीएसटीपी के पीछे। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस वाले, हमारे जो लेवीज वाले, हमारे जो आर्मी वाले, ये जो सारे ये इस सूबे के हालात को सही करने में अपनी जानें गंवा देते हैं, उन बेचारों की, सारों की, खानदानों की जिंदगियों के आप पैसे इकट्ठे करें, वो एक एमपीए की भी मार नहीं है। तो जैसे वो हमारे मौसूफ ने नहीं कहा था कि ये तो एक ऐसे छोटी मार है, तो वो इन बेचारों की सबकी कमाई जो है वो सिर्फ एक एमपीए की मार है। और यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि जी बलूचिस्तान इज ऑन, बलूचिस्तान इज इन एनार्की पोजीशन, लेकिन हम एक डिनाइल में हैं। आप जो है, काफरमैन एक बड़ा रिसर्चर है जो मतलब एक माना हुआ नाम है उसका, वो ये कहता है कि जब भी कोई भी एक एथनिक ग्रुप जो है वो अगर इफेक्टिवली चैलेंज कर सके
किसी भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो है वो एनार्की के दरवाजे पे खड़ी है। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक्स पे देख रहा था, तो वहाँ एक्स पे एक साहिब जो है, जो कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है स्टेट के अगेंस्ट ही बैठ के वो ट्वीट वगैरह करता रहता है। तो उसने ये बताया कि जी सॉरी, आपने इंटरनेट बंद कर दिए, आपने रात को सफ़र बंद कर दिए, आपने बसों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा दिए, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 4-5 दिनों में ये रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कितने धमाके हुए, बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दें। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी जो लोग हैं, जिनका ये काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, वो बेचारे इसी चीज़ में बिज़ी होते हैं कि जी हमने जो पैसे दे के अपनी नौकरी ली है, हम वो पैसे पूरे करके जिन्होंने नौकरी लगवाई है उनको भी दे दें और अपने लिए भी कुछ बना लें ताकि हमारा भी आगे कुछ हो सके। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू, गवर्नेंस का इश्यू, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रिज़ेंटमेंट, सबसे ज़्यादा जो है जो रोना-धोना हो रहा है, लोगों की नाराज़गियाँ हो रही हैं, वो ये गवर्नेंस के ऊपर हो रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम जब बात करते हैं गवर्नेंस की, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना गवर्नेंस की, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस की बहुत लिमिटेड रखी हुई है। हमारी गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग ही सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और सर्विस डिलीवरी तक ही महदूद है। इससे आगे हम बात नहीं करते। हम कभी ये डिस्कशन ही नहीं करते हैं कि जी कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी अथॉरिटी को किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे कोई पूछा ही नहीं जाता कि जी कोई एक इंस्टीट्यूट अपनी अथॉरिटी को आया, वो अपने डोमेन में रह के एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, या अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है उसको वो हक हासिल है या नहीं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, हमने क्या कर दिया जी, हमने 2 अरब रुपए उठा के दे दिए पीडीएमए को, मतलब वो डिजास्टर में काम करने का मैंडेट है उसका सिर्फ, लेकिन हमने उसको कचरा उठाने के लिए दे दिया। क्यों हमने उसे कचरा उठाने के लिए दे दिया? क्योंकि पीडीएम में का जी हम कहते हैं ऑडिट नहीं हो सकता, पीडीएम में जो मर्जी कर ले उसकी ऑडिट नहीं होगी, तो वो 2 अरब जैसे मर्जी खर्च कर ले, उससे कौन जाके पूछेगा। ये भी गवर्नेंस का एक पार्ट होता है, हम ये देखते ही नहीं है कि जी किस तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद हम, जैसे मैंने आपसे बात की ना, हमने एक पूरा वो बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक हमने इदारा बना दिया, लेकिन उस इदारे की मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, उन पे हमने आज तक कभी कोई बात नहीं की। आज तक हमने इस तरीके के हमारे बड़े पड़े हैं, इसी पीडीएमए का ही आप मिसाल ले लें, आपके पास और बहुत से वो यहाँ पे बीडीए पड़ा हुआ है, क्यूटीए पड़ा हुआ है, जीडीए पड़ा हुआ है, ये बाकी सारे ये पड़े हुए हैं। हम ये बना देते हैं, लेकिन उसके बाद इनके बाकी जो प्रोसेसेस चीजें हैं उनके ऊपर हम कभी बात नहीं करते। गवर्नेंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नेंस का, वो क्या है कि आपका गवर्नेंस जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, द प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। लेकिन हमारे यहाँ पे हम तो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को तो हम कभी किसी खाते में लेते ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अब ठीक है, सिक्योरिटी खदशात बहुत हैं बलूचिस्तान के, ठीक है आपने इंटरनेट को बंद करना था, लेकिन आप क्या कर सकते थे, आप पहले यही चैम्बर वालों को बुलाते, बाकियों को बुलाते, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाते, सबको बुला के उन्हें बिठाते, उनसे बात करते, उनको बताते, थोड़ी उनकी सुनते, कुछ थोड़ी अपनी सुनाते, फिर एक मिडिल ग्राउंड पे आके कह देते जी ठीक है हम ये करेंगे। नहीं जी, बस साहब आके खड़े हो गए, साहब ने आके कह दिया जी बंद है सब कुछ, इंटरनेट बंद है, अभी फूड डिलीवरी बंद है, फ्रीलांसिंग बंद है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री का इतना नुकसान हो रहा है। मतलब मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हमने पिछले साल जो है ये फ्रीलांसिंग में, ये एआई में, इसके थ्रू हमने करोड़ों नहीं अरबों रुपए हमने लगाए, बीटेप्टा में, नेवटेक में, और कहां कहां से हमने वो किए, गूगल के हम स्कॉलरशिप लेके आए, बाकी वो चीजें लेके आए कि जी हमारी यूथ ये करेगी, हमारी यूथ ये करेगी। अब जब यूथ ने वो कोर्सेज कर लिए, फिर उनके लिए एक
जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू उन्होंने बैठ के अपने ये फ्रीलांसिंग करनी है या एआई के या बाकी काम करने, हमने लेके इंटरनेट बंद कर दिया। हमें एक चीज समझ नहीं लगती, ये जब 1 साल का जो 1 महीने का जब गैप आ जाएगा ना, मेरा वो जो नौजवान जो कि कर रहा था फ्रीलांसिंग ना, उसकी जगह कोई और ले लेगा। क्योंकि इंटरनेट का जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया है, वहां पे अगर आप 2 दिन भी गायब हो जाए तो आपकी जगह कोई और ले लेता है। तो मतलब हमने वो जो नौजवान थे जो कि जिन्होंने अपनी अगर एक जगह बनाई थी फ्रीलांसिंग में या एआई के थ्रू काम कर रहे थे या किसी और उसके थ्रू काम कर रहे थे, हमने बगैर सोचे समझे हमने उनके वो रोजगार बंद कर दिया। और हम बड़े जिसे कहते हैं ना कि महफिलों में बैठ के मौसूफ जो हैं जिन्होंने ऐलान किया था वो बड़े मजे से आके बोलते हैं, खैर है अगर कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं क्या हो जाएगा। वो इस वजह से ये कह रहे हैं क्योंकि अभी खुद उनकी रोजगार लगी हुई है, उनके खुद घर पे रोटी आ रही है, जब नहीं आएगी उनको फिर पता लगेगा। और फिर यही जब ये जो लोग बेरोजगार होते हैं ना, वो कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स माइंड। फिर यही लोग जो हैं ये फिर सोचेंगे कि जी अगर हम इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, अगर स्टेट हमारे बारे में नहीं सोच सकती तो हम क्यों फिर स्टेट के बारे में सोचें। ये बड़ी एक सोचने वाली बात है, और सोचने के साथ साथ ये एक बड़ी समझने वाली बात है। और ये पूरी दुनिया में इस चीज पे रिसर्च हुई हुई है कि गवर्नेंस का जो है डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी इनइक्वालिटी पे और ह्यूमन सिक्योरिटी पे। दुनिया में जहां जहां भी गवर्नेंस वीक है वहां पे ह्यूमन सिक्योरिटी का लेवल बहुत नीचे है। आप अफ्रीकन कंट्रीज की मिसाल ले लें, आप इराक की मिसाल ले लें, आपको सेंट्रल यूरोप में बहुत से ऐसे ममालिक मिलेंगे, आप उनकी मिसाल ले लें। उन सारे ममालिकों में आपके जो है ह्यूमन सिक्योरिटी वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नेंस सही नहीं है। इटली एक दुनिया का बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इटली के अंदर माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो उनके कार्टेल्स बड़े वो चलते हैं। उसकी वजह यही है कि इटली के अंदर भी करप्शन बहुत ज्यादा है। एक इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वहां पे करप्शन होने की वजह से वहां पे भी ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत कम है। तो अब हमें जो बात समझनी है, हमें बात ये समझनी है कि जब तक हाई लेवल की करप्शन होगी, आप कभी भी गुड गवर्नेंस या डेवलपमेंट प्रिवेल नहीं कर सकती बलूचिस्तान के अंदर। ये इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूं कि मतलब आप एक बाल्टी है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं और आप उम्मीद ये करते हैं कि जी ये बाल्टी पानी से भर जाए, बावजूद इसके कि उस बाल्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख है, और वो सुराख जो है वो करप्शन है बलूचिस्तान के लिए। आप जितने एफर्ट मर्जी बलूचिस्तान में करते जाएं, जब तक ये जो करप्शन का सुराख है, जब तक ये सुराख बंद नहीं होगा, बलूचिस्तान के अंदर आपके हालात सही नहीं होंगे। आपकी पॉवर्टी भी और बढ़ेगी, आपके वायलेंस भी और बढ़ेगी, आपके टेररिज्म भी और बढ़ेगी। और मैं आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, आप जितने मर्जी लोग जो है वो उनको मार दें, दहशतगर्दों को मार दें, जो मर्जी कर ले, लेकिन ये हालात इसी तरह रहेंगे। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें एक मौसूफ ये आइडिया दे रहे कि जी बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में करे, एक गवादर का हिस्सा वफाक में डाल दे, बाकी 3 सूबे बना दे। तो वो किसी ने मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा था, तो मैंने उसको ये बात कही थी, मैंने कहा जी पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे करें, आप पूरे बलूचिस्तान को ही वफाक में डाल दें। कम से कम फिर थोड़े से चेक एंड बैलेंस शायद बलूचिस्तान में आ जाए, क्योंकि अभी तो कोई बलूचिस्तान में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई बलूचिस्तान को पूछता भी नहीं है। और फिर मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा बलूचिस्तान के 3 हिस्से नहीं, आप बलूचिस्तान के अगर 10 हिस्से भी करें, लेकिन उसके बाद अगर उसको रूल इन्हीं करप्ट अनासिर ने करना है, तो फिर बलूचिस्तान का वही हाल होगा जो बलूचिस्तान का हाल पिछले कई दहाइयों से है। अगर हमने बलूचिस्तान में अमन लाना है, हमने अगर बलूचिस्तान में तरक्की लानी है, तो हमने यहाँ पे करप्शन का मुकाबला करना है। और हमने अगर जो वो एहतसाब करना है, वो एहतसाब हमारा जो है वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टिव एहतसाब करप्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो जब सिलेक्टिव एहतसाब आप कुछ लोगों का करके जो बाकी कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, वो जो बाकी लोग जिनको खुली छूट मिल जाती है, उनका दिल और बड़ा हो जाता है। वो फिर समझते हैं कि जी हम तो अभी और करप्शन करने हैं। वो तो फिर पहले अगर 10 रुपए खा रहे थे तो वो फिर 100 रुपए खाना शुरू कर देते हैं। तो बलूचिस्तान की
सारे मसलों का अगर हल शुरू का जो हल है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये करप्शन के खिलाफ जंग है, जो कि हमें आज नहीं तो कल लाज़मी शुरू करनी पड़ेगी। शुक्रिया।